Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था जो कि हमें टेलर के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं, जिसमें हमने 4 प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिस्कस किया था और समझा था। आज की वीडियो में हम साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल के साथ साथ टेलर ने हमें कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी प्रोवाइड करी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल के साथ साथ इन टेक्निक्स को भी फॉलो करेंगे तो कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी, उससे उनके वर्कर एफिशिएंट हो पाएंगे और जो भी काम होता है वो सही ढंग से हो पाएगा। आइए देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जो टेलर ने हमें प्रोवाइड करी है। देखिए, फर्स्ट टेक्निक जो टेलर ने हमें प्रोवाइड करी है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक में टेलर ने हमें सजेस्ट किया है कि जो फैक्ट्री होती है उसको 2 डिपार्टमेंट में बांट दीजिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा टेलर ने क्यों कहा? टेलर चाहते थे कि वर्कर्स जो है उन्हें कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए कंपनी की प्लानिंग में, वो क्या करें, सीधा कंसंट्रेट करें अपने वर्क और प्रोडक्शन में। इसीलिए स्पेशलाइजेशन को डेवलप करने के लिए टेलर ने सजेस्ट करा कि आप अपने फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएं, एक डिपार्टमेंट प्लानिंग का बनाएं और एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का बनाएं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ उन्होंने स्पेशलिस्ट को रखा, जैसे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरिज्म। और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी उन्होंने गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर को रखा है। आइए सीखते हैं इनके काम क्या होते हैं। देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का जो काम होता है वो देखता है कि जो भी हमारा जॉब परफॉर्म हो रहा है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, जो भी जॉब परफॉर्म हो रहा है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो उस सीक्वेंस को फिक्स करने का काम रूट क्लर्क का होता है। वैसे ही इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का जो काम होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को आपको किस तरीके से करना है उसका इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का जॉब होता है। वैसे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का जो काम होता है वो ये होता है कि एक टाइम को फिक्स करना, कि एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको फिक्स करने का जो काम है वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का होता है। और लास्ट जो है डिसिप्लिनेरियन का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो भी जॉब है वो सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, जॉब सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसका देखना ये डिसिप्लिनेरियन का काम होता है। वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे 4 स्पेशलिस्ट आते हैं। एक है हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है अरेंजमेंट करना, जितने भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि एक जॉब को परफॉर्म करने में चाहिए, उन सबका अरेंजमेंट गैंग बॉस करके करता है। वैसे ही स्पीड बॉस का काम होता है ये देखना कि जो जॉब कंप्लीट हो रहा है वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो स्पीड बॉस का काम होता है। रिपेयर बॉस का काम होता है एंश्योर करना कि मशीन्स और टूल्स जो हैं वो सही वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो इससे जॉब में असर पड़ेगा, टाइम पर काम नहीं हो पाएगा। वैसे इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी कंट्रोल करना, चेक करना जो भी आउटपुट बन रहा है, ओके, जो भी जॉब परफॉर्म हो रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है। तो ये इतने बॉस, हमारे इतने क्लर्क और बॉस मिलके बहुत सारे स्पेशलिस्ट जब एक साथ वर्कर के ऊपर काम करेंगे तो वर्कर अपने आप ही एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा। तो ये हमारा टेक्निक था फंक्शनल फोरमैनशिप। आइए देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक हमारा कहता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए, यहाँ पर 2 शब्द हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इस टेक्निक में टेलर कहना चाहते हैं कि जो भी आप बिजनेस ऑपरेशन अपने ऑपरेट कर रहे हैं उसमें आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, प्लान करके चलना है कि आप किस स्टैंडर्ड से अपना काम सेट करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर खाली क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही नहीं है, आपको अपने साइज, टाइप, वेट, हर चीज के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए यहाँ पर काम करना पड़ता है। टू सेटअप स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड सेट करने के लिए मैनेजर किस टेक्निक को यूज करता है? यहाँ पर मैनेजर वर्क स्टडी टेक्निक को यूज करता है। अब ये वर्क स्टडी टेक्निक क्या होता है, हम जब 4 टेक्निक डिस्कस करेंगे तो वहां पर सीखेंगे वर्क स्टडी टेक्निक क्या होता है। देखिए, वर्क स्टडी टेक्निक एक तरीके से जब हम काम को एफिशिएंटली तरीके से करते हैं, मतलब कम कॉस्ट में रिसोर्सेज को कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा जब प्रोडक्टिविटी करते हैं तो उसे वर्क स्टडी टेक्निक करते हैं। तो वर्क स्टडी टेक्निक का यूज करके मैनेजर को स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड सेट करके ही अपने काम को करना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर टेलर सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन करना, किसका? अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। सपोज करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पेपर को प्रिंट करना, तो पेपर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, A4 साइज के पेपर होते हैं, A3 साइज के होते हैं, A1 साइज के होते हैं, A2 साइज के होते हैं। तो अब वहां ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि किस टाइप के जो पेपर है
उसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है, सपोज A4 साइज शीट्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो उनको A4 साइज को ज़्यादा प्रिंट करना चाहिए और ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहिए। अगर A1 साइज की डिमांड कम है तो उनको ऐसे प्रोडक्ट को कम ही प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो एलिमिनेट करो अननेसेसरी जो आपने प्रोडक्ट बना रखे हैं, अलग टाइप के बना रखे हैं या साइज के बना रखे हैं, तो उनको एलिमिनेट करने को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो ये टेक्निक था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वैसे ही थर्ड हमारा जो टेक्निक है जो टेलर ने दिया है वो कहता है मेंटल रिवोल्यूशन। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर्स का, एक मैनेजमेंट का। तो दोनों को एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना चाहिए, एक पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए और मिलजुल के दोनों को काम करना चाहिए। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर एग्जिस्ट द टू ग्रुप्स, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, बोथ शुड डेवलप पॉजिटिविटी, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन विद ईच अदर। ओके, तो यही कहना चाहते थे टेलर कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, एक कोऑपरेशन में काम करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक, इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव ये है कि चेंज द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट को आपस में मेंटल एटीट्यूड को अपना चेंज करना चाहिए। आपने देखा होगा मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर कोई काम का नहीं है और वर्कर सोचता है कि मैनेजमेंट तो हमसे इतना काम करवा रहा है और उसके बदले सैलरी इतनी कम पे कर रहा है, मतलब हम अंडर पेड फील कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो मेंटल एटीट्यूड है एक दूसरे का दोनों के लिए, वो चेंज होना चाहिए। ओके, कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। तो इससे क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉइज जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर फील कर पाएंगे और वो भी अपने फुल तरीके से फुल यूटिलाइजेशन करके अपने आप को क्या कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि हम भी कुछ काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वर्क स्टडी। देखिए वर्क स्टडी टेक्निक इंश्योर करती है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है एट मिनिमम कॉस्ट। अब इस टेक्निक को हम कैसे अचीव कर पाएंगे, तो इसके अंदर 5 फर्दर टेक्निक्स शामिल होती हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहली टेक्निक है फैटिग स्टडी। देखिए फैटिग स्टडी में टेलर कहना चाहते हैं कि जो भी पर्सन काम करता है तो काम करते समय, एक जॉब को परफॉर्म करते समय वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। तो लंबे समय तक जो भी काम करेगा वो तो टायर्ड होगा ही। तो काम करने के लिए, काम करते समय उसको बीच में हमें रेस्ट इंटरवल्स देना चाहिए। तो फैटिग स्टडी के माध्यम से हम यही पता लगाते हैं कि एक वर्कर जब काम कर रहा है तो कितना फ्रीक्वेंसी में उसका काम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंसी में, कितनी बार, कितनी देर बाद वो थक जा रहा है। ड्यूरेशन, थकने के बाद कितने टाइम के लिए वो रेस्ट ले रहा है। एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितनी बार ऐसे रेस्ट इंटरवल्स उसे लेने पड़ रहे हैं। तो फैटिग स्टडी में क्या है, फैटिग स्टडी में हमने सीखा है कि a person is bound to get tired when he is performing job। तो जब भी कोई पर्सन जॉब कर रहा है वो टायर्ड होगा, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज नीड अ रेस्ट इंटरवल। तो उसे क्या चाहिए, रेस्ट इंटरवल चाहिए और कंपनी को उसे रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। तो स्टडी में हम यही फाउंड करते हैं कि एक वर्कर की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी देर बाद रेस्ट इंटरवल्स ले रहा है। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए रेस्ट इंटरवल ले रहा है। एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल का मतलब है कितनी बार वो रेस्ट इंटरवल्स ले रहा है। तो इस स्टडी के माध्यम से हम क्या करेंगे, वर्कर का टाइम नोट करेंगे, देखेंगे कि कितना टाइम तक वो काम कर पा रहा है, कितने टाइम तक वो थक रहा है। तो उसी के हिसाब से हम उसको फिर काम देंगे और रेस्ट इंटरवल्स देंगे। सपोज करते हैं एक कोई भी कंपनी है, वहां पर 3 शिफ्ट में काम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने देखा, नोटिस किया, जो वर्कर है वो फर्स्ट शिफ्ट के बाद थक जाता है, सेकंड शिफ्ट में काम नहीं कर पाता है। इसलिए हम पर्टिकुलर वर्कर को कैसे काम देंगे, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में काम दे देंगे, सेकंड शिफ्ट में रेस्ट कर लेगा। ओके, तो जब उसका रेस्ट ओवर होगा तो एक तरीके से फ्रेश फील करेगा और स्मॉल ब्रेक्स भी लेगा बीच बीच में। तो इसीलिए फैटिग स्टडी को कंडक्ट किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टडी, उसका नाम है मेथड स्टडी। देखिए मेथड स्टडी में टेलर कहते हैं कि जो भी कोई काम होता है, परफॉर्म होता है, तो उसको करने का बस एक ही बेस्ट मेथड होता है। तो आप उस मेथड को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर आपको रूल एंड थंब से वो मेथड फाइंड आउट नहीं करना है। आपको साइंटिफिकली सोचना है, देखना है, जानना है और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उस मेथड को फाइंड आउट करना है। तो इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब। तो मेथड स्टडी हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम किसी भी जॉब को करने के लिए एक बेस्ट मेथड ढूंढ पाए और वो मेथड जो हम डिसाइड करेंगे वो साइंटिफिकली होना चाहिए, नॉट बाय द रूल ऑफ थंब। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे इंट्यूशन के हिसाब से, या जो लोग पहले करते आ रहे हैं वैसा देख के हमें वो मेथड को सिलेक्ट नहीं करना है, साइंटिफिकली उस मेथड को सिलेक्ट करना है। तो इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यहाँ पर हम ऐसा मेथड सिलेक्ट करें जो कि हमारे कॉस्ट को क्या करे, मिनिमाइज करे और हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसको मैक्सिमाइज करे, ताकि जिससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो पाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक टेलर के द्वारा दी गई है उसका नाम है
टाइम स्टडी। देखिए टाइम स्टडी जो टेक्निक है ये इसलिए करी जाती है ताकि हम देख पाएं कि एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। तो स्टैंडर्ड टाइम लगने के बाद हम क्या कर पाएंगे, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर। एक वर्कर के लिए भी स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर पाएंगे। अगर हमें पता लग रहा है कि एक जॉब को करने में 2 घंटे का समय लग रहा है तो हम वर्कर को भी 2 घंटे का समय देंगे। उसके बाद जब हमने ये सेट कर लिया उसके बाद हम डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। टाइम स्टडी तो हमने कर ली, टाइम तो देख लिया, मेजर कर लिया कि कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद हमें यह भी देखना चाहिए कि कितने वर्कर्स चाहिए उस काम को पर्टिकुलर करने के लिए। सपोज एक जॉब है जो 2 घंटे में होती है और उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम 10 वर्कर ही वहां पर लगाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वर्कर्स हमने लगाए हैं उनको देखेंगे कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं और उनको भी कैटेगराइज करेंगे कि उनमें से कौन से एफिशिएंट वर्कर हैं और कौन से इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। तो टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म जॉब, कितना जॉब को परफॉर्म करने में स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है, सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द वर्कर, वर्कर के लिए आपने स्टैंडर्ड टारगेट भी सेट कर दिया, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स चाहिए, एंड कैटेगराइज द वर्कर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरी। और उसके बाद कैटेगराइज भी करिए वर्कर्स को कि कौन उसमें से इनएफिशिएंट है कौन एफिशिएंट है। तो इसी स्टडी से हमारा एक वो भी यहाँ पर डिस्कस होता है कि आप इनएफिशिएंट और एफिशिएंट कैटेगरी के जो भी वर्कर्स हैं उनको आप वेजेस भी अलग तरीके से दीजिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी यहाँ पर अराइज हो रहा है इसके कारण। तो डिफरेंट वर्कर्स मस्ट बी पेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के वर्कर्स होते हैं जो एफिशिएंटली भी कर रहे हैं इनएफिशिएंटली भी कर रहे हैं। अगर आप सबको सेम वेज देंगे, सबको सेम सैलरी देंगे, तो इससे क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पाएगा। वो कहेगा जो इनएफिशिएंट है उसको भी उतनी मिल रही है तो वो भी उसी की तरह काम करने लग जाएगा फिर। तो इसीलिए टेलर कहते हैं कि हर वर्कर्स को उसको आप पहले कैटेगराइज करो, एफिशिएंट कौन है इनएफिशिएंट कौन है, और उसके बाद डिफरेंटली उन्हें आप पे करो। तो इस टेक्निक में हमें क्या देखना है, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। तो अलग अलग वेज दो, एफिशिएंट एम्प्लॉइज को अलग दो, इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को अलग दो, एक्स्ट्रा वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज। जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें एक्स्ट्रा वेज दो ताकि वो मोटिवेट हों और जितने एफिशिएंट तरीके से वो काम कर रहे हैं उतने ही तरीके से वो काम कर पाए। और इससे और भी आपको क्या फायदा होगा, इससे जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज होंगे वो भी मोटिवेट होंगे। वो देखेंगे अरे एफिशिएंट एम्प्लॉइज को तो ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो वो भी चाहेंगे कि हम भी एफिशिएंट एम्प्लॉइज की कैटेगरी में आ पाए। तो इससे प्रोडक्शन आपका मैक्सिमाइज होगा। और ठीक है, इफ पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द वर्क डन, और अगर आप वर्क डन के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो इससे और ज्यादा आपका प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा। मतलब अगर कोई पर्सन ज्यादा यूनिट बना रहा है तो उसको पर यूनिट के हिसाब से आप क्या दे दीजिए, वेज दे दीजिए, तो इससे प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा हो पाएगा। आइए लास्ट स्टडी को हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मोशन स्टडी। देखिए मोशन स्टडी कहता है कि जब भी कोई वर्कर कोई भी काम कर रहा होता है, एक जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस काम को करते समय वो मूवमेंट करता है, इधर एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूवमेंट करता है। सपोज कोई वर्कर है उसको कोई टूल्स चाहिए, तो एक टूल्स को लेने के वो फिर स्टोर रूम में गया और वापस उस टूल्स को लेके आया। अब दूसरे काम को करने के लिए फिर उसको स्टोर रूम में जाना पड़ रहा है, फिर वापस आना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में क्या हो रहा है, उसका जो टाइम है वो खर्च हो रहा है, उसका अनप्रोडक्टिव टाइम ज्यादा हो रहा है। तो एक प्रोडक्टिव काम को करने के लिए अनप्रोडक्टिव टाइम ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी चीज को हमें समझने के लिए हम मोशन स्टडी को करते हैं। तो मोशन स्टडी इसलिए करी जाती है ताकि कोई भी काम करते समय हमारा जो टाइम हो वो रिड्यूस हो। इसमें हम कैसे रिड्यूस करेंगे अपने टाइम को, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्कर्स की मूवमेंट कैसी हो रही है। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे इसमें प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या थी या फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या थी, और जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होगी फिर उसे हम कट डाउन करेंगे। और इस तरीके से हम वर्क अपने टाइम को भी क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सपोज करते हैं एक एवरेज वर्कर है, तो वो जब स्टोर रूम में जा रहा है बार बार टूल्स लेने के लिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जो टूल्स है वो उसके ही डेस्क के बगल में रख दें ताकि उसे बार बार उठ के स्टोर रूम ना जाना पड़े। तो इससे क्या होगा, उसका जो काम होगा वो भी जल्दी हो पाएगा और अनप्रोडक्टिव जो मूवमेंट वो कर रहा था वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो हमें टेलर ने दी थी। आई होप आपको ये टेक्निक्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप अपने बुक्स को अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए, और यहाँ पर तो मैंने आपको एक समरी दे दी है कि इन टेक्निक्स में क्या होता है। तो आप जब अच्छे से रीड करेंगे अपने बुक्स को तो आपको अच्छे से और ज्यादा वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।